गुड मॉर्निंग माय डियर डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं फॉर एग्जाम ऑफ सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री 2026 एंड आई एम डेड श्योर 50 टू 99% टेस्ट सीरीज में जो मैं समझाऊंगी प्लस एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगी इसी में से ही आएगा। सो लेट अस स्टार्ट इट। वन नाइट बिफोर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फाइन, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर। आई हैव रिटन हियर टेस्ट फिफ्थ बिकॉज फोर टेस्ट ऑलरेडी हैं। ये हमारा लेटेस्ट टेस्ट है बट मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगी इसके। ओके, वेट। फाइन, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वाई, वन सेकेंड। Why powdered sugar dissolves easily than crystal sugar in hot water rather than cold water? दो बातें पूछी गई हैं। एक तो पाउडर्ड शुगर, जो पाउडर्ड शुगर होती है ना उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हायर सरफेस एरिया ऑफ पाउडर्ड शुगर। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट हॉट वाटर रादर देन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि हायर इज द टेम्परेचर हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो टू पॉइंट्स विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वन, हायर द surface area of powdered sugar, and second, higher the temperature higher is the rate of reaction. What is the relation between Henry's constant kH and temperature? ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस, kH decreases, and solubility, temperature increases, kH also increases but solubility decreases. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो kH की वैल्यू भी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी लेकिन घटती है। टेम्परेचर और केएच आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं बट सॉल्युबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है। लेट मी टेल यू कि हेनरीज जो लॉ था ये है क्या। इट इज बेसिकली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। कौन सा प्रेशर है ये? दिस इज द बॉटल, एरेटेड वाटर बॉटल है। CO2 यहां भी होती है, CO2 अंदर भी होती है। जो CO2 इनसाइड द बॉटल होती है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है और जो गैस ऊपर होती है सॉल्यूशन के बॉटल में उसका प्रेशर होता है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये हेनरीज लॉ है। हमेशा इसको हटाकर हमें कांस्टेंट लगाना होता है तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू KH × X। ये हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। ओके, यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी। एक क्वेश्चन आता होता है कि हाउ रॉल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आपको पता है रॉल्ट्स लॉ में क्या होता है? रॉल्ट्स लॉ में भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ही है। तो फर्क क्या है? ये प्रेशर गैस का और सॉल्यूशन के अंदर की कहानी है P और X। ये पता है किसका है? ये है P इज इक्वल टू P0 × X। ये इस बात की जा रही है कि जब दो लिक्विड एक कंटेनर में लेते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक लिक्विड का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन।
और इसका पी नॉट अलग होता है। तो क्वेश्चन आता है कि हेनरीज लॉ में और रॉल्स लॉ में क्या डिफरेंस है। के एच हेनरी लॉ का कांस्टेंट है और पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ये हमारा रॉल्स लॉ का कांस्टेंट है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, P इज प्रोपोर्शनल टू X। डिफरेंस क्या है, हेनरीज लॉ में के एच आता है कांस्टेंट और रॉल्स लॉ में पी नॉट आता है। चार क्वेश्चन मैंने और करा दिए साथ में। विच विल बी फास्टर एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम कहते ही उसे है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। तो आंसर क्या है इसका, सेम, दोनों की स्पीड सेम रहेगी। In comparison to 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 mgCl2 solution is how many times? Very good question. इसके साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वेल, हाउ, इसने कहा 0.01 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज का है। अब आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और ये होती है इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, राइट। तो 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का आई जो होता है ना वो 1 होता है। मींस ये ना तो डिसोसिएट होता है, आई मीन ना ब्रेक होता है एक्वस सॉल्यूशन में और ना ही एसोसिएट होता है। लेकिन जो MgCl2 है इसका आई 3 होता है बिकॉज वन मैग्नीशियम क्लोराइड इज ब्रोकन टू 3 आयोन्स, वन इज मैग्नीशियम, टू आर क्लोरीन, राइट। तो अगर हम यहाँ पे आई लगाएं ग्लूकोज का 1 आएगा और MgCl2 का 3 आएगा। KF दोनों का सेम है, मोलैरिटी भी दोनों की सेम है, डेल्टा TF भी क्या होगा, इसका 3 टाइम्स होगा। मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो ग्लूकोज के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से 3 टाइम्स होगा। इसको वैन हॉफ फैक्टर कहते हैं आई को, राइट। और जो ग्लूकोज है इसका आई 1 क्यों है, वेन एवर एनी सोल्यूट नीदर डिसोसिएट्स नॉर एसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन, फॉर दैट आई इज टेकन टू बी 1। Write the unit of ebullioscopic constant. First of all, what is this ebullioscopic constant? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 होती हैं, उसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होती है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी इंटू एम। ये जो के बी होता है ना, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। इसको हटा के हम के बी लगाते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। अब इसका यूनिट निकालना है तो के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम, राइट। और एम का क्या होता है यूनिट, मोल पर किलोग्राम, राइट। तो डेल्टा टीबी का क्या होता है, केल्विन, तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है, केल्विन किलोग्राम पर मोल एबुलियोस्कोपिक का। एक और बात बता देती हूँ, as the formula is delta TB is equal to KB into M. So what is the definition of ebullioscopic constant? Ebullioscopic constant is equal to elevation in boiling point when the molality of the solution is taken to be 1. डेफिनेशन भी हो गई, फॉर्मूला भी बता दिया और इसका यूनिट भी बता दिया, राइट। नेक्स्ट इज टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैरिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिफरेंट। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। हमसे कह रहा है सुक्रोज की मोलैलिटी सेम है, ठीक है। अब सॉल्वेंट अलग है, आपको पता है केएफ क्या होता है, केएफ अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। अगर आप सॉल्वेंट अलग लोगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। सो व्हाट इज द आंसर, एज डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएफ, सो डेल्टा टीएफ विल आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू सुक्रोज सॉल्यूशंस, राइट। नेक्स्ट इज, आई एम श्योर आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो रही होगी अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, राइट। बस अपने समअप वाले नोट्स सामने रखो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड ओपन करने के लिए होते हैं ये, पढ़ हमने सब कुछ रखा होता है, सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वेल,
1.0 molar NaOH. Its I is equal to 2. Why? Because NaOH is broken to two species. So its effective concentration will become 2m. Why? 1 is multiplied by 2, 2m. NH4NO3 is also broken to 2. मीन्स इट्स आई इज ऑल्सो इक्वल टू 2. नाइट्रेट इकट्ठा रहता है, अमोनियम इकट्ठा रहता है, सबको ओपन करने की कोशिश मत करना. तो इसमें भी इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है 2 मोलर. 1 molar Na2SO4, it is broken to 3 species. Its I will become equal to 3. So its effective concentration is 3. 1 into 3 आ जाएगा ना, 3 molar. And it is also broken to 2. तो इसकी effective concentration है 2 molar. Because nitrate will remain as such one single species. देखो, larger the value of I or higher is the number of ions, higher is the boiling point. तो सबसे ज्यादा आयोन्स की संख्या या इफेक्टिव कंसेंट्रेशन किसकी है? 3 मोलर. तो आंसर है 1.0 molar Na2SO4 has the highest boiling point among all these. Okay. Now, eighth question. क्लियर? हाँ, मैं यहाँ दो तीन बातें और बता देती हूँ. जरूरी तो नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा. अब ध्यान से सुनना. जितना ज्यादा आई होगा, मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयोन्स होंगे, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. अब क्वेश्चन में पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, तो उसी का जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. If higher is the number of ions, higher will be the boiling point, higher is the osmotic pressure. लेकिन अगर freezing point पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा. जिसके number of ions ज़्यादा होते हैं उसका lower freezing point होता है. बोलेगा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, वो भी उल्टा हो जाएगा. लोअर विल बी द वेपर प्रेशर. दो बातें बढ़ जाएंगी आयोन्स के बढ़ने से, दो घट जाएंगी. अब आप इस पे 50 क्वेश्चंस बना लो. एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप सॉल्व कर लोगे. ध्यान रखना. क्या इंपॉर्टेंट बात थी? एक नाइट्रेट को ओपन मत करना. किसी के मन में आ रहा होगा मैम ने यहाँ पे 2 लिख दिए, अब ये एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3, ये 3 4 4 8 9 होना चाहिए. नो 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 नो. नाइट्रेट विल रिमेन एज सच एज सिंगल यूनिट. ऐसे ही सल्फेट एक यूनिट माना जाता है, नाइट्रेट 1 यूनिट माना जाता है. यहां पे आपकी यही परीक्षा ली गई है बाय एग्जामिनर, राइट? सो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आता तो भी यही आंसर आता, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही आंसर है. अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेता सबसे ज्यादा किसका, तो इन तीनों का सेम आना चाहिए था, ज्यादा और सेम. ठीक है. अब इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. तभी मैंने चैलेंज लिया है कि अगर आप मेरी ये वाली टेस्ट सीरीज करेंगे तो 50% से लेके 99% तक पेपर इसी तरह से इसी में से ही आएगा जो मैं पढ़ा रही हूं, राइट? नेक्स्ट है अ लिक्विड, वेट, टू लिक्विड्स नॉट, मुझे ए दिखाई दे रहा था. टू लिक्विड्स ए एंड बी मेक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन देयर इंटरैक्शन इन द मिक्सचर? वेल, इंटरेक्शन की बात पूछी है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देती हूँ. पहली बात, एजियोट्रॉप होता क्या है? एजियोट्रॉप इज अ सॉल्यूशन, अ कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन. कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन मींस विच हैज ओनली वन, नो डाउट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बट बॉइलिंग पॉइंट इज वन. जबकि होता नहीं है कभी भी दो अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अलग होता है. बट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है ये, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर which cannot be separated by, which can't be separated by simple distillation. Simple distillation, राइट? जैसे एग्जाम्पल है 98% सल्फ्यूरिक एसिड इजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. 95% इथेनॉल, ये भी हमारा क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. 68% नाइट्रिक एसिड भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है. अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं. मैक्स बॉइलिंग का मतलब है ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. अब नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है? जब दो लिक्विड्स मिलाए जाते हैं, ए और बी दो लिक्विड्स हैं, दोनों का मैं 10-10 ml मिक्स करती हूं तो आंसर 20 नहीं आएगा, लेस देन 20 आएगा. दोनों को मिलाने पर मान लो 19.9 ml आंसर आया. अब सोचोगे 1 ml कहाँ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ध्यान से देखो, इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया 20 से, मतलब दोनों एक दूसरे में घुस गए हैं, मीन्स इनकी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तभी तो वॉल्यूम कम हो गया है. 20 क्यों नहीं है? इन्होंने एक दूसरे को और अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ,
तो जब भी कोई नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो ए बी की इंटरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है देन ए और बी इंटरेक्शन। हमसे उसने पूछा मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप, पहले तो हमने ये सोचना है कि नेगेटिव डेविएशन वाला होगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है। अब ये भी पूछ सकता था, इसने ये पूछा इंटरेक्शन कैसी है, हमने बोला स्ट्रॉन्गर है भाई। ये भी पूछ सकता था कि डेल्टा एच क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। डेल्टा वी क्या है, वो भी नेगेटिव होगा। एक बात से हमने पांच बातें अपने आप निकाल ली। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, जरूरी है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब उल्टा कैसे करेंगे, अगर वो बोले 10 और 10 ml ए और बी को मिलाया और वॉल्यूम आया 20.1, कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव। इंटरेक्शन क्या होगी, वीकर होगी ए बी की। फिर बोलेगा एजियोट्रॉप कौन सा बनेगा, उल्टा कर लो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। फिर बोलेगा कोई एग्जाम्पल बता दो, दुनिया के जितने भी वाटर और एसिड के मिक्सचर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। और जो 95% इथेनॉल है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। जो डेविएशन शो करेगा वही डेल्टा एच का सिंबल होगा, वही डेल्टा वी का सिंबल होगा। अब मैं आपको एक चीज और कोरिलेट करनी बता देती हूँ। वेन एवर डेल्टा एच इज नेगेटिव इट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट मीन्स द बीकर और कंटेनर विल बिकम हॉट। अब वो ये सवाल भी पूछ सकता था कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, बताओ बीकर हॉट हो जाएगा कि कोल्ड हो जाएगा। भाई अगर नेगेटिव डेविएशन है तो फिर ये हॉट होएगा। एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन छुपे थे, मैंने सारे बता दिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Why on adding NaCl in 1 liter water increases its boiling point, but adding 1 mole of methyl alcohol to 1 liter water decreases its boiling point? Okay, पहला क्वेश्चन। Whenever we are adding NaCl to water, then its वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ये पहला क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए देखो पांच क्वेश्चन और बताऊंगी। या ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज दिस इज प्योर वाटर, इफ आई हैव एडिड NaCl टू इट, सो कुछ NaCl सरफेस पर भी आएगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सोल्यूट पार्टिकल एंड दे विल क्रिएट हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। अगर ये नमक ना होता तो वाटर के वेपर पहले ज्यादा बन रहे थे। इस सॉल्ट ने क्या किया, चाहे NaCl हो, ग्लूकोज हो, सोल्यूट हो, नॉन वोलेटाइल, वो उसकी सरफेस को सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, नॉट सारा, कुछ सरफेस को। तो वेपर्स कम बनते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड वी ऑल नो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ऑन एडिंग ग्लूकोज और NaCl टू वाटर, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। Why the vapor pressure is decreases? Because some of the surface is occupied by solute particles. They will create hindrance in the formation of more vapors. ओके अब इसके साथ ये भी तो पूछ सकता था कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है, तो आप बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और बोलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उसके इनवर्सली रिलेटेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर भाई भाई हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर भाई भाई हैं। जो इनके साथ होगा वो दोनों के साथ एक जैसा होगा, उनके साथ। अच्छा अब अगला सवाल, लेकिन जब हमने मिथाइल अल्कोहल को वाटर में डाला तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, क्यों? देखो ध्यान से सुनना, ये वाटर है, मैंने इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड किया। अब इथाइल अल्कोहल क्या कहता है, कहता है वाटर को थोड़ा खुले हो जाओ, मुझे बीच में आना है, मुझे घुलना है तुम्हें। ठीक है, इट्स ओके, बीच में आ जाता है। लेकिन वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाता जितना कि पहले बना हुआ था उनके अंदर। क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रांग फोर्स था उतना स्ट्रांग नहीं बनाता, वीक बनाता है। अब एक बात बताओ, जब ए बी इंटरेक्शन वीक होगी और जब मैं इसको थोड़ा सा हीट करूंगी तो वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे ना, क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रांग बॉन्ड होता है तो दोनों कहते हैं तुसी ना जाओ, मीन्स तुम वेपर मत बनाओ, तुम मत उड़ो। लेकिन अगर इंटरेक्शन वीक होता है, वो बोलते हैं तू भी जा, मैं भी जाता हूं वेपर में। दैट्स वाई। तो आंसर सुनो ध्यान से। ऑन एडिंग NaCl to 1 liter water, boiling point increases because vapor pressure decreases. As some of the surface is occupied by solute particle, they will create hindrance in the formation of more vapors. Now, on adding 1 mole of methyl alcohol to water, they show positive deviation. Means AB interaction, the interaction between alcohol and water is decreased and more vapors will be produced now.
राइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी आप जरूरी नहीं, कई क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है यहाँ पे। वो ये आ रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। ठीक है, अब प्रेशर कुकर में उसका अपना प्रेशर होता है। इनसाइड द प्रेशर कुकर प्रेशर इज वेरी हाई एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज्ड, एंड जो सब्जियां उसमें पक रही हैं, द वेजिटेबल्स आर बीइंग कुक्ड इन दिस वाटर, दे विल टेक लेसर टाइम टू बी कुक्ड। क्वेश्चन का आंसर भूल जाओ तो पेपर में इतना याद रखना, जब हम पटेटो को कढ़ाई में बनाते हैं तो 20 मिनट्स लगते हैं पकने में आलू को, और यही अगर कुकर में डालो तो एक विसल में आलू पक जाता है। मींस प्रेशर कुकर के अंदर अपना प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड द वेजिटेबल्स आर बीइंग कुक्ड एट हाई टेम्परेचर एंड दे विल टेक लेस टाइम टू बी कुक्ड। ओके, 10th क्वेश्चन। वाई डू वी फील वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट एट हाई आल्टीट्यूड। कहते हैं कि हिली एरियाज पर जाके हमें वीकनेस क्यों फील होती है, डिस्कम्फर्ट क्यों फील होता है। हाई आल्टीट्यूड पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, और कंसेंट्रेशन ऑफ O2 भी कम होती है। वहां पे एयर में ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है कम होती है, लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग। सो दैट्स वाई वी फील डिस्कम्फर्ट एंड वीकनेस, क्योंकि हमारा बॉडी चलता तो ऑक्सीजन के दम पे ही है। जितनी ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन, उतना ज्यादा सोचने समझने की पावर भी ज्यादा होती है, और हम पावरफुल फील करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अनुलोम विलोम करे रहो और आप स्वस्थ रहोगे। ओके, वाई सोडा वाटर बॉटल फिजेज ऑन ओपनिंग। देखो, जो सोडा की बॉटल होती है, अच्छी नहीं बनाई शेप, लो, ये सोडा वाटर बॉटल है, ऊपर CO2 है, नीचे सॉल्यूशन के अंदर CO2 भरी होती है। आपने ढक्कन खोला, ये वाली ऑक्सीजन, सॉरी CO2 बाहर निकलेगी झटके से। सो फिज की साउंड क्यों आती है, बिकॉज ऑन ओपनिंग बॉटल द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज, या एयर जो ये होती है ना गैस, सॉरी, गैस का प्रेशर डिक्रीज होता है, गैस कम्स आउट विद अ फिज साउंड, दैट्स वाई। Give an example of artificial semi-permeable membrane. Well, what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane वो होती है, छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। वाटर में ना रेजिन डाल दो, रेजिन होती है किशमिश, किशमिश बोलते हैं रेजिन। ठीक है, ये रेजिन ना स्वेल कर जाती है, सुबह तक आपने श्रिवल डाली थी, सुबह आपने पानी में देखा तो मोटी हो जाती है। इसके अंदर वाटर चला जाता है, जो इसकी ये स्किन है ना, बाहर वाली स्किन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। हमारी अपनी स्किन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर को तो अंदर आने देती है, लेकिन और किसी को नहीं आने देगी, सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देती। सेमी का मतलब हाफ, पार्शियल। परमेबल का मतलब आना जाना अलाउ करना, सबको अलाउ नहीं करती कि आ जाओ, नो। तो वाटर को अलाउ करेगी सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर जाने के लिए, और कोई चीज नहीं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हमसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताओ। एक पूछे, मैं दो बता देती हूँ। एक तो है सेल्यूलोज एसीटेट, और द सेकेंड वन इज फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम, सॉरी, कॉपर फेरोसाइनाइड, नॉट पोटेशियम, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड के फ्रेश प्रेसिपिटेट लो, तो वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रीज एंड वाई डू वी कॉल इट सो। एंटी फ्रीज क्या होता है, नाम से लग रहा है जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज करेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। लगभग लगभग 35% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं हम लोग एज एंटी फ्रीज, इट डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -17 डिग्री C। ठीक है, ये कहाँ यूज किया जाता है, जब हम हिली एरियाज पर जाते हैं तो अपनी गाड़ी के रेडिएटर में हम इसको डालते हैं, क्योंकि हिली एरियाज पर टेम्परेचर <0 होता है, जिसपे कि वाटर हमारा फ्रीज ना हो जाए, इसीलिए। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। याद करेंगे क्यों जननी, वाई, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑफ फीमेल, तो क्यों जननी से याद कर लो आप।
राइट टू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि रूट से लेके शूट तक जो वाटर जाता है वो बाय ऑस्मोसिस ही जाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस का फिनोमिनन ही यूज होता है। और दूसरा, जो लिम्प्ड वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कैरेट जैसे लिम्प हो जाती है, तो उसको रिवाइव करना हो, लिम्प्ड वेजिटेबल्स आर रिवाइव्ड बाय ऑस्मोसिस। इसको फ्रेश वाटर में डाल दो तो ये रिवाइव कर जाती हैं। ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का आपको पता है क्या होता है यूज? रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज टू डीसलाइन द सी वाटर। ठीक है, क्योंकि जरूरी तो नहीं ये क्वेश्चन आएगा ना, हमें तो आजू बाजू के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole of liquid A and 2 moles of liquid B make a solution having total vapor pressure 40 torr. The vapor pressure of the pure A and pure B are 45 and 30 torr respectively. Whether the solution is ideal or non-ideal, explain how. देखो, 1 मोल A का और 2 मोल B के और मिलाए तो हमें 40 टॉर है उसका ये। जब दो लिक्विड्स और दो वेपर प्रेशर दे रखे हो, दोनों का दे रखा हो, तो फॉर्मूला यूज्ड इज पीएस या पीटी, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जो पी नॉट ए है वो है हमारा 45 टॉर, और पी नॉट बी है दैट इज 30 टॉर, और एक्स ए है हमारा, ध्यान से देखो, 1 मोल ए 2 मोल बी में डाले गए, यानी कि 1/3। ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। दिस इज व्हाट वी कॉल द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो एक्स बी है वो कितना आएगा 2/3। इसको यहां पुट कर दो, 45 इंटू 1/3 प्लस वो कितना है 30, 30 इंटू 2/3। और उसने कहा टोटल वेपर प्रेशर है ना ये वाला, ये कितना था 40, ये 40 है। हम देख लेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40 राइट, 50, और ये आ गया 10। तो 20 और 15 कितना होता है? 20 + 15 हो गया 35। लेकिन उसने बोला दोनों को मिलाने पर जो वेपर प्रेशर है ना वो 40 टॉर है। तो बताओ ये कितना है, ज्यादा है कि कम है? जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। और ये भी बता दूं कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जितना, नॉट सॉरी, पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड था 35, दोनों को मिलाने पर आंसर आना चाहिए 35, लेकिन आ रहा है 40, ज्यादा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो आंसर है दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। ठीक है, दोबारा से देख लो। टोटल 40 है, यस मैंने 40 लगाया, और ए बी 45 30 है, यस 1/3 ए था। और एक बार चेक भी कर लेते हैं ना, न्यूमेरिकल चेक कर लेना चाहिए, 30 इंटू 2/3 है। तो ये कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चों थोड़ा ध्यान से, है ना, ये कभी कभी हो जाती है गड़बड़। 35 है, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए 35 अगर आइडियल होता तो, लेकिन कहता है 40 आ रहा है, तो जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द mass ratio what is the mass ratio of ethylene glycol? Molar mass 62 required for making 500 gram of ethanomolar aqueous solution and 250 ml of 0.25 molar aqueous solution. मास रेशो बताना है, दोनों का फॉर्मूला लगा दो, वेरी सिंपल। जब भी रेशो पूछा हो, दो चीजें दे रखी हो तो डिवाइड कर दिया करो, सेम सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो मोलैलिटी इज गिवन, m इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा W। और इसमें दे रखा है इन्होंने, यहाँ तो 500 ग्राम है, यहाँ पे 250 ml है, ये मोलर है। अच्छा, मोलैलिटी और मोलैरिटी का वो पूछा हुआ है रेशियो। ठीक है, नीचे मोलैरिटी लगा देते, W अपॉन M डैश इंटू 1000 अपॉन V आ जाएगा। ठीक है, तुमने एक बात नोटिस करी, आ, ये 500 ग्राम है, इतने मोलल है, तो हम लोग जीरो, ये मोलैलिटी की जगह लगाएंगे 0.25, और मोलैरिटी की जगह पे लगाएंगे 0.25, इक्वल टू डब्ल्यू कितना है निकालना है, यही तो निकालना है, W1 और W2 निकालना है। मोलर मास सेम होगा, हटा दो इसको,
तो W1/W2, 1000 से 1000 कट जाएगा, V/W आ जाएगा। V कितना है हमारा 250, और W कितना है 500। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, मीन्स इसको उधर ले जाओ, 2 = W1/W2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। जब भी दो वैल्यूज, दो चीजें दे रखी हों, तो हमेशा क्या करना चाहिए, उनको डिवाइड कर दो, सेम सेम चीजें कट जाएंगी। मैंने क्या किया, मोलैलिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा, मोलैलिटी का नीचे लिखा, सारी वैल्यूज को पुट किया, मोलर मास कट गया, 1000 कट गया, बाय चांस मोलैलिटी मोलैलिटी वो सेम, वो भी कैंसल्ड आउट हो गई, और बाकी बचा 250 ml और 500, 1/2, उसको उधर ले जाओ, तो मीन्स रेशो आ गया इनका 2। जो W2 होगा ना, W2 होगा, उसका डबल करके ही W1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ओके, द प्लॉट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, the plot of the osmotic pressure versus concentration for a solution gives a straight line with the slope इतना, and calculate the temperature at which osmotic pressure measurement is done। देखो, चाहे तुम्हें ग्राफ आता हो या ना आता हो, आप ना फॉर्मूला लगा दो पहले। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, = CRT/V होता है। ठीक है। अब हमने पाई का ग्राफ सी के साथ प्लॉट किया, ध्यान देना जरा। प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। देखो, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं है ना, तो ग्राफ यहां से शुरू होएगा, पक्की बात है। ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, क्या है, RT/ जो V है, ये हमारा स्लोप आ जाएगा, क्योंकि जो चीज बच जाती है ना, वो स्लोप आती है हमेशा। तो स्लोप है हमारा 25.73, एंड इसका यूनिट है बार/मोल। ठीक है। और कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, और ये इक्वल हो जाएगा RT/V, राइट। और इसमें V हमेशा 1 लीटर ही लेते हैं, मोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो RT, तो T कितना हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू 25.73 की वैल्यू। R की वैल्यू है 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यहां से आप T निकाल लोगे, टेम्परेचर। तो ये वाला हमने कहाँ से किया, सिंपली फॉर्मूले से भी हमको पता चल जाता है। फॉर्मूले में जिनका ग्राफ खींचा जाता है, उसके अलावा जो भी सामान बच जाता है ना, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और स्लोप की वैल्यू उसने दे रखी थी हमें। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। जिसमें आयोन्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लोएस्ट डिप्रेशन ज्यादा होगा, आयोन्स की संख्या ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा। डिप्रेशन ज्यादा का मतलब होता है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब इस कैसे निकालेंगे, 180 ग्राम एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। इसमें CH3COH होता है, और इसका मोलर मास होता है, आप कैलकुलेट करो, 12, 315, टोटल 2 कार्बन है, 24, 2 ऑक्सीजन है, 32, और 4 हाइड्रोजन है, 4 4 8 10 6 60 आ जाएगा। तो एस्टिक एसिड का है 180/60, 3 मोल्स है। 180 ग्राम एसिटिक एसिड इन वाटर, इसका भी आ जाएगा 3 मोल्स, यहां भी आ गया 3 मोल्स। थर्ड है 180 ग्राम बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। अब बेंजोइक एसिड का जो वो होता है मोलर मास, वो निकाल लेते हैं, 122 आएगा। ग्लूकोज का 180 होता है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैं बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, राइट। अब इसमें मोल्स निकालते हैं, 180/122। ठीक है। और ग्लूकोज के आ जाएंगे 180/181 आ जाएगा, 1 मोलर। ठीक, ये 1 मोलर है, और ये 180/122 है ना, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे ज्यादा आएगा।
अब इन सब में से सबसे ज्यादा आयोन्स की संख्या कितनी है? ग्लूकोज इज नीदर डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएटेड, इट्स इफेक्टिव कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर, 4 वाले की। और जो ये है ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट मान लो 1 आ जाता है। तो बेंजोइक एसिड बेंजीन में एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब हुआ कि इसकी कंसेंट्रेशन हाफ कर लो, लेस देन 1 मोलर आ जाएगी, राइट। एसिटिक एसिड की 3 मोल आ रही है, लेकिन ये बेंजोइक बेंजीन के अंदर एसोसिएट हो जाता है, दो डाइमर बन जाता है। डाइमर का मतलब हुआ 3/2, इसमें इफेक्टिव कंसेंट्रेशन 1.5 मोलर है। और एसिटिक एसिड वाटर में ब्रेक हो जाता है, पूरा ब्रेक नहीं होता, बट इतना पता है कि इसके अंदर इसकी जो कंसेंट्रेशन है ना 3 मोल से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन आ रही है इसमें, आयोन्स की संख्या, एसिटिक एसिड इन वाटर। अगर कोई से ग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देना, फिर देखना कि क्या ये डिसोसिएट हो रहा है। अगर तो डिसोसिएट होगा तो कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर एसोसिएट होगा तो घट जाएगी। तो देखा जाए, पहले वाले का आंसर आ रहा है 1.5 मोलर कंसेंट्रेशन आ रही है, सेकंड वाले की आ रही है मोर देन 3 मोल, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है। पूरा होगा तो 6 मोल हो जाएगा, पर पूरा नहीं होता, हम सबको पता है। 3 से ज्यादा होगी कंसेंट्रेशन। बेंजोइक एसिड में डालेंगे बेंजीन को, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में, तो इसका मोल्स ही आ रहे हैं 1.1 या 1.2 के आसपास, मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की। और ग्लूकोज को वाटर में डालेंगे तो 1 मोल कंसेंट्रेशन आ रही है। सबसे ज्यादा आयोन्स की संख्या सेकंड वाले में है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना उल्टा होता है, आयोन्स की संख्या ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम, और वेपर प्रेशर कम। Okay, next is the freezing point of solution in lead storage battery is dash if it contains 38% by weight of sulfuric acid. Van't factor is given, concentration at this concentration kf दिया हुआ। वेरी सिंपल। फ्रीजिंग पॉइंट को देखते ही ना सीधा ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए तुमको, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब ढूंढो, समान दे रखा है सारा। आई भी लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है इसलिए। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के लिए के एफ दे रखा है इन्होंने 1.8। आई कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ओ सॉरी दे ही रखा है, निकालना ही नहीं, 2.687 सॉरी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास 38 है, और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98 इंटू 1000/100। 100 क्यों लगाया, सॉल्यूशन का यहाँ पे हम लोगों को वो लिखना होता है, मोलैलिटी है ना, सॉरी। 38 माइनस कर दो, 38% का मतलब होता है 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 62 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पे 62 आ जाएगा सॉल्वेंट के मास की जगह। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको 0 डिग्री C में से माइनस कर देना। मान लो आंसर आया -2, तो आप डेल्टा टी एफ मतलब आ गया 2, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। -2 डिग्री C इसका आंसर आ जाएगा। एक टिप देती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, जो भी डेल्टा टी एफ आएगा ना, 1.1 आए, 1.6 आए या 2 आए, उसके आगे माइनस का निशान लगा देना, वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है। दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। डिग्री C लगाना पड़ेगा, केल्विन मत लगाना। केल्विन लगाना है तो जो आंसर आएगा उसको 273 में ऐड भी करोगे। ये हमारा डिग्री C वाला है, मैंने आपको टेक बताया। दोबारा से देख लो, हमसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। परसेंटेज का मतलब होता है इतने ग्राम सोल्यूट है, बचा हुआ सॉल्वेंट है। और आई इज गिवन, के एफ इज गिवन, फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 आएगा, आप निकाल लेना उस टाइम। 98 है, जैसे ग्लूकोज का हमको याद हो जाता है ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एक्वस सॉल्यूशन 2% non-volatile solute exerts a pressure of इतने at normal boiling point of solvent. What is the molecular mass of solute? Vapor pressure of pure water is 1.013। देखो, जब भी वर्ड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिखा हो ना, एक टेक बता रही हूँ, और वेपर प्रेशर की बात चले, तो फॉर्मूला होगा P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू XP। मैंने ये क्यों बोला ऐसे, बिकॉज बच्चे ना ये वाला फॉर्मूला लगा के बैठ जाते हैं, P0 इक्वल टू PA प्लस PB। समझ आई मेरी बात, ये नहीं लगाना है, बच्चे ये लगा लेते हैं। नॉन वोलाटाइल जब भी आएगा,
फॉर्मूला पॉस्पो वाला ही लगेगा, याद रख लेना। ठीक है, ये हटा देते हैं यहां से। ओके। पी नॉट कितना है? ये रहा, 1.013। 1.013। और पी एस कितना है? वन, ये देखो कहता है जब हमने 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला ना, इतना प्रेशर आ रहा है, तो ये हो जाएगा -1.004। पी नॉट कितना है, फिर नीचे लिखना है 1.013। अब एक्स भी है मोल फ्रैक्शन, याद रखना। 2% का मतलब होता है 2 ग्राम हमारा सोल्यूट है और 98 ग्राम वाटर है। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 98/18, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2/m, यानी कि मोलर मास जो हमें निकालना है। सो इट विल बी, जो ऊपर वाला लिखा है, इट विल बी इक्वल टू 2 मोलर मास जो कैलकुलेट करना है, अपॉन 2/m प्लस 98/18। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे आएगा। जब हमको मोलर मास निकालना हो तो नीचे हम इसको इग्नोर कर देते हैं, आप फॉर्मूले में मत लिखना है ये। नाउ एवरीथिंग इज गिवन, पहले इसको सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा इसके इक्वल। फिर इसको मतलब सॉल्व कर लेना आप, बहुत आसान है ये तो, है ना। ओके, सॉल्व कर लेना पॉज कर करके, कैलकुलेटर से कर लो, फिलहाल घर पे तो ही हो। नेक्स्ट है, सी वाटर कंटेन्स 29.25% NaCl and 19% MgCl2 by weight of solution. Calculate the normal boiling point of seawater. Assume 100% ionization for both NaCl and MgCl2. देखो, अगर फ्रीजिंग की बात करी हो तो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला लगा दो, बॉइलिंग की बात करी हो तो डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला लगा दो जी। नाउ इट विल बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे दो सोल्यूट है, NaCl और MgCl2। मीन्स ये वाला हिस्सा दो बार लिखना पड़ेगा। कैसे हम लिखेंगे, फॉर्मूला ध्यान से देखो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू, आगे जगह नहीं है, मैं यहां लिख देती हूँ, W1/m इंटू आई। इस आई को अंदर ले लो, तो दोनों का अलग अलग है ना, प्लस W2/m2 इंटू आई, ब्रैकेट बंद। फिर हम लिखेंगे साथ में 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू। नाउ W1 कौन है, मैंने इसको लिया है NaCl को, तो NaCl का W हो गया हमारा 29.25 अपॉन, इसका मोलर मास है 58.5। आई कितना है इसका 2, क्योंकि NaCl में दो आयोन्स है, ठीक है, प्लस उसका है 19, और मोलर मास है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और इसका होता है 71, क्लोरीन का Cl2 का, ये हो गया आपका 95 अपॉन 95, और इनटू करेंगे 3, बिकॉज MgCl2 तीन में टूट रहा है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, इसको करके फिर इनटू 1000 अपॉन, 1000 अपॉन में क्या लगाओगे, सॉल्वेंट कितना है, 29.25 NaCl है और 19 ग्राम MgCl2 है। हमारा सोल्यूट टोटल है 48.25। तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, यह आ जाएगा 51.75। तो यह आ जाएगा 51.75। ठीक है, इनटू कर दो के बी कितना दिया हुआ है 0.52। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। बात ये नहीं है कि न्यूमेरिकल कितना लेंदी है, बात ये कि आपको बात समझ आनी चाहिए। सॉल्व तो हो ही जाएगा, पेपर में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 ही तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैसे सॉल्व करना है। बिलीव मी, पेपर जो मैं बता रही हूँ इसी में से आएगा, सॉल्यूशन में और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कहाँ बनता है। एक 2025 की सीरीज मैंने डाली है, वो भी देख लेना। ये सिर्फ ब्रेन ओपन करने के लिए होता है, बाकी लगाना खुद का पड़ता है दिमाग, है ना। नेक्स्ट, डिफाइन रॉल्ड्स लॉ।
रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट, पहले ये फॉर्मूला ही लिख देना। Partial vapor pressure of any component is directly proportional to its mole fraction in the solution. PA is directly proportional to XA, or PA is equal to P naught A into XA. थोड़ा पेन ऐसे हो जाता है। नाउ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में भी पहले हम लिखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ पे बात बदल जाएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस above the liquid is directly proportional to mole fraction of gas in the liquid। उसमें सॉल्यूशन की बात की गई है कंपोनेंट की, इसमें गैस की बात लिक्विड में बात की गई है, गैस और गैसियस स्टेट और लिक्विड के अंदर की बात की गई है, ठीक है। एंड P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स आ जाएगा। Azeotropic solution which has constant boiling mixture cannot be separated by simple distillation. For example, 68% HNO3। Osmotic pressure is the pressure, यहां से याद करो, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और यहां इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स किया गया है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, ये सॉल्यूशन है ना, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो। Pressure applied on the solution side so as to just prevent the entry of solvent from low concentration to high concentration side through semi-permeable membrane। दोबारा से, osmotic pressure is the pressure applied on solution so as to prevent the net flow of solvent from low concentration to high concentration side through semi-permeable membrane, ठीक है। It is known as osmotic pressure। Out of 400 ml water and 400 ml 2 molar solution of NaCl which has higher vapor pressure। जब भी हम वाटर में कुछ ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब NaCl वाला जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो ज्यादा किसका है? खाली वाटर का। अब क्यों हो जाता है कम वेपर प्रेशर? बिकॉज सम ऑफ द surface is occupied by the solute particle which will create hindrance for the formation of more and more vapors। ओके, इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है बिकॉज लिखोगे क्या, लिखने के लिए तो वर्डिंग चाहिए ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका मतलब ये है कि वो हमसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन है। बेंजीन और टोल्यूइन तो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है, ये तो बनाते नहीं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एनहेक्सेन एनहेप्टेन भी आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी नहीं बनाते एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो बनाता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। वाटर एंड इथेनॉल ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसने पूछा वाई, बिकॉज दे शो पॉजिटिव डेविएशन, सो दे विल मेक द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और ये भी पूछे कि क्यों, बिकॉज ए बी इंटरेक्शन आर नॉट इक्वल टू ए और बी बी। बेंजीन और टोल्यूइन की इंटरेक्शन बराबर है, ए बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी बी, उसमें भी है लेकिन इसमें अलग होती है, दैट्स व्हाई। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है थोड़े बहुत कि मैं बता देती हूँ। फिशेस को हॉट वाटर में अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हॉट वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि इसकी एप्लीकेशन बता दो। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ एयर में हीलियम क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि इनसोल्यूबल इन ब्लड होती है, ये हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है। एनॉक्सिया क्या होता है? हीली एरियाज पर ऑक्सीजन की कमी से सोचने समझने की पावर कम हो जाना इज नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है। और Rawls law, ideal solution, non-ideal. What is the reason for non-ideal behavior? Because AB interaction is not equal to AA or BB. Colligative properties 4 होती हैं. They depend upon the number of the solute particles, not upon the nature of the solute, but nature on the solvent पे depend करती हैं ये. Number of solute पे depend करती है, nature of the solvent पे depend करती है.
आई वेंट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है इसका? कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इस सीरीज के साथ 2025 की टेस्ट सीरीज भी मेरे चैनल पर है। अगर आपने ये दोनों टेस्ट सीरीज देख ली, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। आई एम नॉट गॉड, फिर भी 1 to 2% देखो बाहर से आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कॉन्सेप्ट, फंडा, टॉपिक्स, ये सब यही के यही रहेंगे। अब उस वाली में है कि दो गैसेस हैं ए एंड बी, और इनमें से किसका KH की वैल्यू ज्यादा होगी? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने एनसीईआरटी वाले ही करने हैं, जितने हैं मोर देन सफिशिएंट। इसमें देखो दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे एक ग्राफ वाला था ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो डिफरेंट था। और एक जिसमें NaCl MgCl2 दोनों मिले हुए हैं, ऐसा वाला कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो वो भी डिफरेंट था। जरूरी नहीं है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब डिफिकल्ट हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे AB2 AB4 का मोलर मास निकालना है, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो ये सब है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन क्वेश्चन से हमारा माइंड ना ओपन होता है, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एज सच क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आया तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, दिमाग लगा लेना। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया। आई विल ट्राई कि मैं ऑर्गेनिक इकट्ठी बनाऊं, और 2025 का पेपर देख लेना, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर सून, इन नेक्स्ट वीडियो। हमारी ये सीरीज भी हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और जाने से पहले गॉड से प्रेयर करके जाना, ठीक है। क्योंकि जो मर्जी कर लो, उसकी ब्लेसिंग जो होती है वो चाहिए ही होती है। उसके बिना कोई भी जो काम है ना वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू। बाय।